और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मैंने अपने एक दोस्त से सुनी। ये कहानी सच्ची है या झूठी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। बात है करीब 10 साल पुरानी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की जिसका नाम है सिंग्रामपुर। गंगा के किनारे बसा वो गांव बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण लगता था। मिट्टी के घर, आम के बाग, खेतों में लहलहाती फसलें। लेकिन उस गांव से थोड़ी दूर पर एक हवेली थी जिसे देखते ही लोग किनारा कर लेते थे। उस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। किसी का कहना था कि वहां भूत रहते हैं, किसी का कहना था कि वहां कोई पिशाचनी रहती है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। और वो कहानी सामने आई होली के एक दिन। उस होली पर कुछ ऐसा हुआ कि गांव वाले आज तक उस घर के पास से गुजरना पसंद नहीं करते, और अगर होली की रात कोई उस तरफ से गुजरता है तो उसे दीवारों पर लाल गुलाल बिखरा दिखाई देता है। गीला गुलाल, ताज़ा गुलाल। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस होली की रात में, उस हवेली के अंदर, उन दीवारों के पास जो बोलती हैं, जो सब कुछ देखती हैं और सब कुछ याद रखती हैं। कहानी शुरू करते हैं गुलाल से सनी दीवारें। अरे यार, तुम लोग असली होली ऐसे ही खेलते हो, गली मोहल्ले में घूम घूम कर? आदित्य ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा। वो दिल्ली से आया था, पिछले 3 सालों में पहली बार गांव आया था और उसे यहाँ की होली बेहद बोरिंग लग रही थी। चौपाल पर बैठे 4 दोस्त थे, गांव के लड़के सूरज, मनोज और 2 लड़कियां रागिनी और पूजा। होली की तैयारियां लगभग पूरी थी। गली में बच्चे पिचकारियां भर रहे थे और कहीं दूर ढोल की थाप सुनाई दे रही थी। तो क्या करेंगे भैया? सूरज ने पूछा। आप ही बताओ, शहर में कैसे मनाते हैं? आदित्य मुस्कुराया, उसे मौका मिल गया। शहर में वो बात नहीं है भाई, शहर तो अब सेफ हो गया है। असली मजा तो तब है जब थोड़ा रिस्क हो। उसने सिगरेट की राख झाड़ी। सुना है तुम्हारे गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है, बंद पड़ी है। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया। सूरज ने गर्दन घुमाई। मनोज ने नीचे देख लिया। पूजा ने रागिनी की तरफ देखा जो अभी तक चुप थी। क्यों? आदित्य ने भौहें चढ़ाई। क्या हुआ, कोई भूत है क्या वहां? मत बोलो यार, मनोज बुदबुदाया। वो घर अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब? आदित्य हंसा। तुम लोग भी ना, ये सब अंधविश्वास है, कोई भूत प्रेत नहीं होता, बस हमारे दिमाग का खेल है। रागिनी ने पहली बार आवाज दी, बहुत धीरे से बोली। आदित्य, वहां मत जाओ प्लीज। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। रागिनी गांव की ही लड़की थी, लेकिन शहर जाकर पढ़ाई कर रही थी। आदित्य उसे बचपन से जानता था। वो आमतौर पर डरपोक नहीं थी। क्यों रागिनी, तुझे भी डर लगता है? आदित्य ने मजाकिया लहजे में कहा। तू तो पढ़ी लिखी है, तू भी इन जैसी बातें करेगी? रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो हवेली के पास से कल गुजरी थी, सिर्फ 2 मिनट के लिए, लेकिन उसे आज भी वो एहसास याद था। सीने में एक भारीपन, सांस लेने में तकलीफ और एक अजीब सी ठंडक जो हड्डियों में उतर गई थी। चलो यार, आदित्य ने सबको उकसाया। कल होली है, शाम को सब मिलकर चलते हैं उस हवेली में। अपने साथ रंग लेकर जाएंगे, वहां जाकर होली खेलेंगे, देखते हैं कौन सा भूत आता है। मैं नहीं आ सकता, मनोज ने जल्दी से कहा। मम्मी ने मना किया है। मैं भी नहीं, सूरज ने सिर हिलाया। आदित्य की हंसी रुक गई। उसने पूजा की तरफ देखा। पूजा ने कंधे उचकाए। मैं सोचूंगी। फिर उसने रागिनी की तरफ देखा। रागिनी चुप थी। वो दूर कहीं देख रही थी, जहां सूरज डूब रहा था। आसमान में लाली फैल रही थी, बिल्कुल गुलाल की तरह। रागिनी? आदित्य ने पूछा। मैं, रागिनी ने सांस ली। मैं आऊंगी। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देखा, कम से कम एक हिम्मत वाली तो है। लेकिन रागिनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रही थी कि अगर वो नहीं जाएगी तो आदित्य अकेला ही चला जाएगा या किसी और के साथ, और उसे लग रहा था कि उसे वहां जाना चाहिए। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन एक अजीब सी मजबूरी थी। ठीक उसी वक्त चौपाल की तरफ एक बूढ़ा आदमी आता दिखा, उम्र लगभग 80 के आसपास, सिर पर सफेद पगड़ी, हाथ में लाठी। कदम धीमे थे लेकिन आंखों में चमक थी। बाबा शिवकांत, सूरज फुसफुसाया। बाबा शिवकांत गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने ये गांव बनते देखा था, बिगड़ते देखा था। वो उस हवेली के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन कभी किसी को पूरी कहानी नहीं बताई थी। बाबा चौपाल के पास आकर रुके। उन्होंने आदित्य की तरफ देखा, फिर सिगरेट की तरफ, फिर वापस आदित्य की तरफ। कहाँ हो तुम? बाबा ने पूछा। आवाज भारी थी, गहरी। मैं
आदित्य, श्यामलाल का बेटा। श्यामलाल, हाँ, बाबा ने सिर हिलाया। शहर में रहता है ना? हाँ बाबा, दिल्ली में। दिल्ली, बाबा ने दोहराया। फिर वो चुप हो गए। कुछ देर सब चुप रहे। सिर्फ दूर से ढोल की आवाज आ रही थी और कहीं कोई गा रहा था, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। बाबा ने अचानक कहा, बाहर वाली हवेली कभी गए हो? सब चौंके। आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं बाबा, आज सोच रहे थे कल शाम को जाने का। बाबा की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। वो कुछ पल आदित्य को घूरते रहे, फिर धीरे से बोले, मत जाना। पर क्यों? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की चिढ़ थी। कोई भूत है क्या वहां? बाबा ने उसकी तरफ देखा, एक लंबी गहरी नजर। फिर बोले, भूत प्रेत ये सब तुम शहर वाले लोग आसानी से कह देते हो। हम यहाँ उन्हें और नाम से बुलाते हैं। कैसे नाम से? बाबा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोले, उस घर में रंग मत डालना, वहां रंग अपने आप खेला जाता है। आदित्य हंसने लगा। रंग अपने आप खेला जाता है? यानी भूत लोग रंग डालते हैं? बाबा ने उसकी हंसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो रागिनी की तरफ मुड़े। रागिनी को लगा जैसे बाबा की आंखें उसके अंदर तक देख रही हैं। बेटी, बाबा ने कहा, तू समझदार है, तू इन्हें समझा। रागिनी का गला सूख गया। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकली, बस सिर हिला दिया। बाबा ने फिर से चारों तरफ देखा। सूरज डूब चुका था, अब अंधेरा छाने लगा था। बाबा ने लाठी के सहारे मुड़ना चाहा, फिर रुके। एक बात और, बाबा ने कहा, अगर कभी उस घर के पास से गुजरो तो एक बात याद रखना, वहां दीवारें बोलती हैं, सब कुछ देखती हैं और सब कुछ याद रखती हैं। इतना कहकर बाबा चल दिए। अंधेरे में उनकी सफेद पगड़ी धीरे धीरे गायब हो गई। चौपाल पर फिर से सन्नाटा छा गया। बकवास है, आदित्य ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब वो पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था। उसने सिगरेट सुलगाई। हाथ हल्के से कांप रहे थे, या शायद अंधेरे में ऐसा लग रहा था। आदित्य, रागिनी ने धीरे से कहा, प्लीज सुन ले बाबा की बात। क्यों? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। तू भी मानती है ये सब? ये पुराने लोगों की कहानियां हैं, डराने के लिए, बच्चों को रास्ते से दूर रखने के लिए। पता नहीं, रागिनी ने कहा, लेकिन मैं कल उस हवेली के पास से गुजरी थी तो मुझे अजीब लगा, बहुत अजीब, जैसे कोई देख रहा हो, और सीने में भारीपन, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आदित्य ने सिगरेट का कश लगाया। ये सब तेरा वहम है। तूने सुना होगा कि वहां भूत है, तो तेरे दिमाग ने अपने आप ऐसा एहसास पैदा कर दिया। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो? हाँ, जैसे तुझे लगे कि दवा काम कर रही है तो दवा काम करने लगती है, भले ही वो दवा शक्कर की गोली हो। ठीक वैसे ही तुझे लगा कि वहां भूत है तो तुझे डर लगने लगा। रागिनी चुप रही। वो सोच रही थी, क्या सच में ऐसा था? क्या उसका डर सिर्फ उसके दिमाग की उपज था, या फिर कुछ और? चलो घर चलते हैं पूजा, अंधेरा हो गया। सब उठने लगे। आदित्य ने सिगरेट फेंकी और पैर से कुचली। फिर बोला, कल शाम पक्का हवेली में होली, जो चलना चाहे चले, बाकी डरपोक बने रहे। वो चल दिया। अंधेरे में उसके कदमों की आवाज दूर तक गूंजी। रागिनी वहीं खड़ी रही। वो उस दिशा में देख रही थी जिधर हवेली थी। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे वहां कोई रोशनी जल रही हो, बहुत धीमी, बहुत फीकी। फिर वो रोशनी बुझ गई। रागिनी, पूजा ने आवाज लगाई, क्या कर रही है? चल ना। रागिनी ने आंखें झपकाईं। वहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था, घना अंधेरा। वो तेजी से पूजा के पास गई, घर की तरफ चल दी। रास्ते भर वो चुप रही। उसके दिमाग में बाबा के शब्द गूंज रहे थे, उस घर में रंग मत डालना, वहां रंग अपने आप खेला जाता है। और एक बात और, वो बात जो बाबा ने आखिर में कही थी, वो बात जो सबसे अजीब थी, वहां दीवारें बोलती हैं, सब कुछ देखती हैं और सब कुछ याद रखती हैं। रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई बहुत दूर से, कोई बहुत पुराना। वो तेजी से घर की तरफ भागी। उस रात रागिनी को नींद नहीं आई। वो बार बार उठती, खिड़की से बाहर देखती। हवेली उधर दिखती नहीं थी, लेकिन उसे लगता था जैसे वहां कोई रोशनी जल रही हो, वही धीमी फीकी रोशनी। 2 बजे रात को उसने साफ सुना, कहीं दूर से ढोल की आवाज। होली से एक दिन पहले ढोल, ये तो रिवाज नहीं था, फिर भी आवाज आ रही थी, धिन धिन धिना धिन। और उस आवाज के साथ एक और आवाज, बहुत धीमी, बहुत दूर की, जैसे कोई हंस रहा हो, एक छोटी बच्ची की हंसी। रागिनी ने कान बंद कर लिए। वो कांप रही थी। उसे पता था वो हंसी उधर से आ रही थी, उसी हवेली से। और उसे ये भी पता था कि कल शाम वो वहां जाएगी आदित्य के साथ,
क्योंकि अगर वो नहीं जाएगी तो आदित्य अकेला होगा, और उसे लग रहा था कि आदित्य को वहां अकेला नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन उसे ये नहीं पता था, जो उस हवेली में उनका इंतजार कर रहा था वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो सच था, बिल्कुल सच। और वो सच दीवारों पर लिखा था, गीले लाल गुलाल से। होली की सुबह थी। सूरज निकल चुका था, लेकिन अभी ठंडक बाकी थी। गांव की गलियां रंगों से सराबोर थीं। बच्चे पिचकारियां लिए दौड़ रहे थे, बड़े एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। कहीं ढोल बज रहा था, कहीं भजन। माहौल में रौनक थी। आदित्य घर के बाहर खड़ा था। उसने सफेद कुर्ता पहना था जो जल्द ही रंगीन होने वाला था। हाथ में एक थैली थी जिसमें रखे थे गुलाल के पैकेट, पिचकारियां और रंगों की बोतलें। तैयार? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सूरज और मनोज पास ही खड़े थे। दोनों के चेहरे पर उत्साह तो था, लेकिन आंखों में थोड़ी झिझक भी। पूजा भी आ गई थी, बस रागिनी का इंतजार था। कहाँ है रागिनी? आदित्य ने पूछा। आ रही होगी, पूजा ने कहा। वो कल रात से ठीक नहीं है। बीमार है? पता नहीं, रात भर जागती रही। मुझे लगता है उस हवेली की वजह से। आदित्य हंसा। अरे यार, वो भी ना, इतना डरती है तो घर ही रहने देती, मजबूरी तो नहीं है। तुम जबरदस्ती ले जाओगे क्या? मनोज ने पूछा। नहीं यार, जो आना चाहे आए, मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा। तभी रागिनी दिखी। वो धीरे धीरे आ रही थी। उसने गहरे नीले रंग की सलवार कमीज पहनी थी ताकि रंग कम दिखें। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों के नीचे काले घेरे। वो रात भर नहीं सोई थी। क्या हुआ? आदित्य ने पूछा। बीमार है क्या? नहीं, ठीक हूं, रागिनी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में वो पहले वाली मिठास नहीं थी, वो कहीं और थी, अपनी ही दुनिया में। पक्का? आदित्य ने आंखें सिकोड़ी। अगर डर लग रहा है तो घर रह सकती है, कोई मजबूरी नहीं है। रागिनी ने उसकी तरफ देखा। उसे कहना चाहिए था, हाँ मैं डर गई हूं, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन उसकी जुबान से निकला, नहीं, मैं चलूंगी। क्यों? उसे खुद नहीं पता था। शायद इसलिए कि वो आदित्य को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, या शायद इसलिए कि उसे खुद जानना था वो रोशनी, वो हंसी, वो सब सच था या सिर्फ उसका वहम। चलो फिर, आदित्य ने कहा, हवेली में होली खेलने। गांव से बाहर निकलते ही माहौल बदल गया। शोर शराबा पीछे छूट गया। अब सन्नाटा था। दोनों तरफ खेत थे। गेहूं की फसलें पीली पड़ रही थीं। रास्ता पतला था, कच्चा। दूर कहीं एक मोर बोला। कितनी दूर है? पूजा ने पूछा। बस थोड़ी देर, सूरज ने कहा। उस पीपल के पेड़ के बाद। पीपल का पेड़ विशाल था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था, जर्जर, टूटा हुआ। वहां से गुजरते हुए रागिनी को लगा जैसे किसी ने उसे छू लिया। वो चौंक कर रुक गई। क्या हुआ? आदित्य ने पूछा। कुछ नहीं, रागिनी ने कहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ पीपल के पत्ते हिल रहे थे। चलो, आदित्य ने कहा, बस अब पहुंच गए। और फिर वो दिखी, हवेली। पुरानी हवेली गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर थी, खेतों के बीच में। 3 मंजिला इमारत थी, लेकिन अब सिर्फ 2 मंजिलें बची थीं। तीसरी मंजिल ढह चुकी थी। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और उनमें से कालापन झांक रहा था। चारों तरफ ऊंची घास थी, लगभग कमर तक। घास में कहीं कहीं जंगली फूल खिले थे, लाल रंग के। सामने एक बड़ा सा आंगन था, जहां कभी बगीचा रहा होगा। अब वहां सिर्फ सूखे पेड़ थे और एक टूटा हुआ कुआं। कुएं के चारों तरफ सीमेंट की दीवार थी जो अब टूट चुकी थी। वाह, आदित्य ने कहा, बिल्कुल हॉरर मूवी जैसी लग रही है। किसी को हंसी नहीं आई। सब खड़े होकर हवेली को देख रहे थे। सूरज अब ऊपर आ चुका था, लेकिन हवेली के चारों तरफ एक अजीब सी छाया थी, जैसे सूरज वहां पहुंचना नहीं चाहता। अंदर चलते हैं? मनोज ने डरते हुए पूछा। हाँ, किसका इंतजार है? आदित्य ने कहा और आगे बढ़ गया। बाकी लोग उसके पीछे पीछे चले। घास में पैर रखते ही एक सरसराहट हुई। रागिनी को लगा जैसे घास में कुछ छिपा है। उसने नीचे देखा, सिर्फ घास थी और कुछ नहीं। सीढ़ियां चढ़कर वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा लकड़ी का था, विशाल। उस पर पुरानी नक्काशी थी जो अब मिट चुकी थी। दरवाजा आधा खुला था। आदित्य ने दरवाजे को धक्का दिया। चर्र चर्र की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी गंध, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। लकड़ी की सड़न, नमी और कुछ और, मीठी सी गंध। आदित्य ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी फैली।
सामने एक बड़ा सा दालान था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, सब धुंधली हो चुकी थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत थी जिस पर उनके पैरों के निशान बन रहे थे। अंदर आओ, आदित्य ने कहा। सब अंदर घुसे और तभी एक अजीब सी ठंडक, जैसे कोई फ्रीजर खुल गया हो। उन्होंने बाहर धूप में पसीना बहाया था, लेकिन अंदर आते ही हड्डियां कांप गईं। कितनी ठंड है यहाँ, पूजा ने कहा। उसकी सांस का भाप बन रहा था। हाँ, अजीब है, धूप में तो गर्मी थी। आदित्य ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो दालान में चारों तरफ देख रहा था। उसे ये जगह बेहद दिलचस्प लग रही थी। चलो अंदर चलते हैं, उसने कहा। वो आगे बढ़ा। बाकी लोग धीरे धीरे उसके पीछे चले। रागिनी सबसे पीछे थी। उसकी नज़र चारों तरफ घूम रही थी। दीवारें, छत, फर्श, सब कुछ उसे अजीब लग रहा था। और तभी उसकी नज़र एक दीवार पर रुक गई। दालान के बाईं तरफ एक लंबी दीवार थी। उस पर पुराने ज़माने के वॉलपेपर लगे थे जो अब उखड़ रहे थे। लेकिन दीवार के निचले हिस्से पर कुछ अलग था, एक लाल रंग की लकीर। रागिनी ने गौर से देखा। वो लकीर दीवार के ऊपर से नीचे की तरफ बनी थी और वो गीली थी, ताज़ा गीली, जैसे अभी अभी कोई गुलाल या रंग डाला गया हो। आदित्य, रागिनी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में कंपकपी थी। क्या है? आदित्य ने बिना मुड़े कहा। यहाँ देखो। आदित्य मुड़ा। उसने टॉर्च की रोशनी उस दीवार पर डाली। लाल रंग की लकीर चमक उठी, गीली चमक। ये क्या है? सूरज ने पास आकर पूछा। गुलाल, मनोज ने कहा। गुलाल सूखा होता है, पूजा ने कहा। ये तो गीला है और ताज़ा। सब चुप हो गए। रागिनी को लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। वो उस दीवार को देख रही थी। उसे लगा जैसे दीवार से कोई आवाज़ आ रही है, बहुत धीमी, बहुत हल्की, जैसे कोई रो रहा हो। ये कहीं से रिस कर आया पानी होगा, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज़ में हल्की चिड़चिड़ाहट थी। पुरानी दीवारों में पानी रिस जाता है और ये लाल रंग शायद पुराना गुलाल होगा, सालों पुराना, पानी के साथ बहकर निकल आया। लेकिन इतना ताज़ा? रागिनी ने पूछा। और गीला? अंदर नमी होगी, लगातार रिस रहा होगा। आदित्य ने कंधे उचकाए। कुछ नहीं है, वैज्ञानिक कारण है। उसने अपनी उंगली उस गीले गुलाल पर लगाई। सबने देखा, उसकी उंगली लाल हो गई। उसने उसे सूंघा। बस रंग है, केमिकल की गंध है, पुराना रंग होगा। उसने अपनी उंगली दीवार पर पूंछी। चलो अंदर चलते हैं, यहां खड़े होकर देखते रहोगे क्या? वो आगे बढ़ गया। सूरज और मनोज ने एक दूसरे को देखा, फिर उसके पीछे चल दिए। पूजा ने भी कदम बढ़ाया, लेकिन रागिनी वहीं खड़ी रही। वो उस दीवार को देख रही थी। उसने देखा जहां आदित्य ने उंगली लगाई थी वहां से अब और रंग टपक रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई आंसू। और फिर उसने वो देखा जिससे उसका दिल बैठ गया। दीवार पर बनी वो लकीर, वो सीधी नहीं थी, वो टेढ़ी मेढ़ी थी। और उसे देखकर रागिनी को एहसास हुआ ये कोई आकस्मिक लकीर नहीं थी, ये किसी चीज की शक्ल थी, किसी उंगली की शक्ल, जैसे किसी ने दीवार पर उंगली फिराई हो, लाल रंग में डूबी उंगली, धीरे धीरे, आराम से। रागिनी, आदित्य की आवाज दूर से आई। आ रही है कि नहीं? रागिनी ने मुड़कर देखा। उसके दोस्त अंधेरे में गायब हो रहे थे। वो अकेली थी, उस हवेली में, उस दीवार के सामने। उसने फिर से दीवार की तरफ देखा और अब उसने साफ देखा दीवार पर एक और लकीर बन रही थी, जैसे कोई अदृश्य उंगली धीरे धीरे लिख रही हो। रागिनी चीख उठी। क्या हुआ? क्या हुआ? सब वापस भागे। रागिनी दीवार की तरफ देख रही थी, कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वहां कुछ लिख रहा है, उसने बुदबुदाया। सबने दीवार की तरफ देखा। कुछ नहीं था, बस वही पुरानी लाल लकीर। कुछ नहीं है यार, सूरज ने कहा। तुम्हें दिख नहीं रहा? अभी अभी कोई लिख रहा था। आदित्य ने उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखा। रागिनी, सुन, ये सब तेरा वहम है। तू पहले से डरी हुई है, तुझे सब अजीब लग रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, बस एक पुरानी दीवार है जिस पर सालों पहले रंग लगा था, बस। रागिनी ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा जैसे आदित्य ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। असल में उसे लगा जैसे किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। चलो, आदित्य ने कहा, हम यहाँ होली खेलने आए हैं, डरने नहीं। उसने अपने बैग से गुलाल निकाला, लाल, गुलाबी, पीला। लो, सबको रंग दो। माहौल हल्का करने की कोशिश होने लगी। सूरज ने पूजा पर रंग डाला। मनोज हंसने लगा। आदित्य ने रागिनी के माथे पर गुलाल लगाया। देखा, कुछ नहीं हुआ, मजा करो। रागिनी ने उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। उसे लगा जैसे वो सही है,
शायद सच में वो डर गई है, शायद सच में उसका दिमाग उससे खेल रहा है। लेकिन तभी उसने देखा, जहां आदित्य ने दीवार पर अपनी उंगली पोंछी थी, उस जगह पर अब एक और लकीर बन गई थी, और वो लकीर एक शब्द बना रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई लिख रहा हो। रागिनी ने पढ़ने की कोशिश की। वो शब्द था बचाओ, बच्ची। वो पूरा नहीं पढ़ पाई, क्योंकि उसी वक्त दूर कहीं से एक आवाज आई, एक छोटी बच्ची की हंसी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने कल रात सुनी थी। आदित्य ने रागिनी का हाथ पकड़ा। क्या सुना? तुमने नहीं सुना? रागिनी ने फुसफुसा कर कहा। वो हंसी, बच्ची की हंसी। आदित्य ने कान लगाए। सन्नाटा था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज। कुछ नहीं है, उसने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो पक्का यकीन नहीं था। उसने भी कुछ सुना था, या सिर्फ रागिनी के डर से वो भी डर गया था? चलो वापस चलते हैं, पूजा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। हाँ चलते हैं, मनोज ने कहा। आदित्य कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने सबके चेहरे देखे, सब डरे हुए थे। रागिनी तो बुरी तरह कांप रही थी। ठीक है, उसने कहा, चलते हैं, कल फिर आएंगे। वो बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन रागिनी वहीं खड़ी रही। रागिनी चल, पूजा ने उसका हाथ खींचा। रागिनी ने आखिरी बार उस दीवार की तरफ देखा। वहां अब कुछ नहीं था, बस वही पुरानी दीवार, वही लाल लकीर, और उस पर एक शब्द, अधूरा, बच। रागिनी को लगा जैसे वो शब्द उसे देख रहा है, जैसे वो दीवार उससे कुछ कहना चाहती है। वो तेजी से बाहर भागी। बाहर धूप थी, तेज धूप, लेकिन उसे ठंड लग रही थी, हड्डियों में समाई ठंड। गांव वापस जाते हुए रास्ते भर वो चुप रही। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, वो हंसी, वो अधूरा शब्द, और वो दीवार जो बोल रही थी। गांव लौटते हुए रास्ते भर कोई नहीं बोला। धूप तेज थी, लेकिन रागिनी को ठंड लग रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती। हवेली दूर तक दिख रही थी, धूप में भी अंधेरी। चाय पिएंगे? आदित्य ने पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। अरे यार, इतना डर गए? उसने हंसने की कोशिश की। कुछ नहीं था वहां, बस पुरानी दीवार और हमारा डर। रागिनी उसकी तरफ देखती रही। उसे लगा जैसे आदित्य खुद को समझा रहा है। उसे भी कुछ महसूस हुआ था। वो जानती थी। वो हंसी उसने भी सुनी थी, भले ही मान नहीं रहा था। गांव के चौराहे पर बाबा शिवकांत बैठे थे। उन्होंने टोली को आते देखा। उनकी आंखें सीधे रागिनी पर टिकी। वो नीचे देखकर निकल गई। रुको बेटी, बाबा ने कहा। रागिनी रुक गई, बाकी लोग भी रुके। बाबा उठे, धीरे धीरे पास आए। उन्होंने रागिनी का हाथ पकड़ा। उसके हाथ ठंडे थे, कांप रहे थे। तुम गए थे उस घर? बाबा ने पूछा। आवाज में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ पक्का यकीन। रागिनी ने सिर हिलाया। बाबा ने उसकी आंखों में देखा, बहुत देर तक, फिर बोले, अभी कुछ दिखा? दीवार पर गीला गुलाल, रागिनी फुसफुसाई, और एक हंसी, बच्ची की हंसी। बाबा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर धीमे से बोले, आज मत जाना वहां, समझी? पर सुन बेटी, दिन में जो दिखता है वो सिर्फ चेतावनी होती है, असली बात तो रात में होती है। आज रात वहां मत जाना, कल सुबह मुझसे मिलना। इतना कहकर बाबा चल दिए। उनकी लाठी की खटखट दूर तक सुनाई थी। क्या बकवास कर रहे हैं ये बूढ़े? आदित्य ने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो तीखापन नहीं था। दोपहर का खाना खाकर सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन किसी को चैन नहीं मिला। रागिनी के दिमाग में बस वही बात घूम रही थी, असली बात तो रात में होती है। शाम को सूरज ढलने लगा। आसमान में लाली फैल गई, बिल्कुल गुलाल जैसी। रागिनी ने खिड़की से बाहर देखा। दूर हवेली की छाया दिख रही थी। उसे लगा जैसे वहां कोई रोशनी जल रही है, धीमी पीली रोशनी। फोन की घंटी बजी। आदित्य का मैसेज था, चलो सब तैयार हैं, हवेली चलते हैं। रागिनी का दिल बैठ गया। उसने सोचा, मना कर दूं, लेकिन अगर वो नहीं गई तो आदित्य अकेला चला जाएगा, और बाबा ने कहा था आज रात मत जाना। वो तैयार हो गई। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन वो जा रही थी। शायद इसलिए कि वो आदित्य को बचाना चाहती थी, या शायद इसलिए कि उसे खुद जानना था कि वो दीवार क्या कहना चाहती थी। रात के 8 बजे थे जब वे फिर हवेली पहुंचे। अब अंधेरा घना था, चांद निकला था, लेकिन बादलों के पीछे छिपा हुआ। हवेली और भी डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी खिड़कियां जैसे अंधेरे में आंखें बन गई थीं। लाइटें लाई हो? आदित्य ने पूछा। हाँ, टॉर्च हैं, सूरज ने कहा। चलो। इस बार सबके पास टॉर्च थीं। रोशनी में हवेली का आंगन साफ दिख रहा था। घास में कुछ हलचल हुई, शायद कोई जानवर।
रागिनी चौंकी। डर मत, आदित्य ने उसका हाथ थामा। उसके हाथ गर्म थे। रागिनी को थोड़ी हिम्मत मिली। वे अंदर घुसे। वही दालान, वही सन्नाटा, वही ठंडक। रागिनी ने उस दीवार की तरफ देखा। वहां अब कुछ नहीं था, बस पुरानी दीवार। लेकिन उसे लगा जैसे दीवार उसे देख रही है। आगे चलते हैं, आदित्य ने कहा। अभी तो पूरा घर देखना है। वे दालान से आगे बढ़े। एक लंबा गलियारा था, दोनों तरफ कमरे। कमरों के दरवाजे बंद थे, कुछ टूटे हुए थे, कुछ आधे खुले। पहला कमरा। आदित्य ने दरवाजा खोला। अंदर बहुत पुराना फर्नीचर था, टूटी कुर्सियां, एक मेज, दीवार पर एक शीशा। शीशे पर धूल की मोटी परत थी। कोई नहीं है, सूरज ने कहा। दूसरा कमरा। रसोई थी, बर्तन पड़े थे, जंग लगे हुए। चूल्हे पर एक पतीली रखी थी, जैसे किसी ने खाना बनाना छोड़ दिया हो। देखो, पूजा ने कहा, पतीली में कुछ है। सबने टॉर्च घुमाई। पतीली में काला सा कुछ पड़ा था, सड़ा हुआ। उसमें से बदबू आ रही थी। हटो यहां से, मनोज ने कहा, बदबू मार देगी। वे आगे बढ़े। तीसरा कमरा। एक बैठक थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, सब धुंधली। एक तस्वीर में एक परिवार था, पिता, माँ और एक छोटी बच्ची। बच्ची मुस्कुरा रही थी। रागिनी उस तस्वीर को देखती रह गई। उस बच्ची की आंखों में कुछ था, कुछ अजीब। चलो, आदित्य ने उसे खींचा। वे सीढ़ियों के पास आए। लकड़ी की सीढ़ियां थीं, पुरानी, टूटी हुई, ऊपर जाती थीं। ऊपर चलते हैं। मत जाओ यार, मनोज ने कहा, सीढ़ियां टूट सकती हैं। डरपोक मत बन, आदित्य ने कहा, और सीढ़ियां चढ़ने लगा। लकड़ियां चर्र चर्र कर रही थीं, और तभी धिन धिन धिना धिन। सब एकदम स्थिर हो गए। ढोल की आवाज ऊपर से आ रही थी, किसी खाली कमरे से। आदित्य के पैर रुक गए। उसने ऊपर देखा, अंधेरा था। धिन धिन धिना धिन। आवाज तेज हो गई, जैसे कोई जोर जोर से ढोल बजा रहा हो। ये क्या है? पूजा फुसफुसाई। कोई है ऊपर, सूरज ने कहा। कोई नहीं हो सकता, मनोज ने कहा। घर तो बंद था। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने दिखाया नहीं। मैं ऊपर जाकर देखता हूं। मत जाओ, रागिनी चिल्लाई, प्लीज मत जाओ। तू यहीं रह, मैं आता हूं। आदित्य ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती। ढोल की आवाज लगातार आ रही थी। बाकी लोग नीचे खड़े देखते रहे। रागिनी की सांसें तेज हो गईं। आदित्य ऊपर पहुंचा। वहां एक लंबा गलियारा था, कई कमरे थे। आवाज एक कमरे से आ रही थी। वो उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। उसने धक्का दिया, दरवाजा खुला। सन्नाटा। ढोल बंद हो गया। आदित्य ने टॉर्च घुमाई। कमरा खाली था, बिल्कुल खाली, बस दीवारें, एक खिड़की टूटी हुई। हवा आ रही थी। कोई नहीं है, उसने नीचे आवाज दी। लेकिन उसी वक्त पीछे से एक सरसराहट। वो घूमा, कोई नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। हवा में एक खुशबू थी, गुलाल की खुशबू, और उसके साथ फूलों की, गेंदे के फूलों की। आदित्य की सांस रुक गई। वो तेजी से नीचे उतरा। कुछ नहीं है, उसने नीचे आकर कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। बस हवा का झोंका था और हमारा डर। लेकिन ढोल की आवाज? सूरज ने पूछा। हवा में कभी कभी ऐसी आवाजें आती हैं, पुरानी इमारतों में। उसने बाकी लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। रागिनी ने देखा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने भी कुछ देखा था ऊपर। वो जानती थी। चलो नीचे बैठते हैं, पूजा ने कहा। यहां खड़े रहेंगे क्या? वे नीचे उतरे, दालान में लौटे, वहीं बैठ गए। किसी के पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी मनोज ने कहा, ये क्या है? सबने उसकी तरफ देखा। वो सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। रोशनी घुमाई और देखा, सीढ़ियों पर पैरों के निशान थे, गीले पैरों के निशान, छोटे छोटे जैसे किसी बच्ची के, और बड़े जैसे किसी औरत के। और एक और बड़ा निशान, पुरुष का। सब एक साथ, जैसे कोई परिवार अभी अभी सीढ़ियों से उतरा हो। लेकिन सीढ़ियां सूखी थीं, धूल भरी, और ये निशान गीले थे, ताजा गीले और लाल, गुलाल जैसे लाल। रागिनी चीख उठी, भागो यहां से, वो चिल्लाई। लेकिन आदित्य ने उसे रोका। रुको रुको, सोचो, इसका कोई तार्किक कारण होगा। तार्किक कारण? रागिनी चीखी। आदित्य देख, यहां कोई और है, हम अकेले नहीं हैं।
ये हमारा दिमाग है, आदित्य ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। इसे कहते हैं ग्रुप साइकोलॉजी। हम सब एक दूसरे के डर से डर गए हैं और ये निशान शायद पानी का रिसाव है, ऊपर से टपक रहा होगा। पानी का रिसाव? मनोज बोला। आदित्य, ये पैरों के निशान हैं, पानी पैरों के निशान नहीं बनाता। आदित्य चुप हो गया। वो नीचे बैठ गया, अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या झूठ। रागिनी उसके पास गई, धीरे से बोली, आदित्य, बाबा ने कहा था ना, असली बात रात में होती है। ये रात है और कुछ होने वाला है, प्लीज चलें यहां से। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो डरा हुआ था, पहली बार वो सच में डरा हुआ था। ठीक है, उसने कहा, चलते हैं। वे उठे, बाहर जाने लगे, लेकिन तभी ऊपर से फिर आवाज आई। इस बार ढोल नहीं, हंसी, बच्ची की हंसी, और उसके साथ एक और आवाज, पापा रुको ना, रंग खेलेंगे ना। सब एकदम स्थिर हो गए। उस आवाज ने उनकी रूह कपा दी। वो आवाज मासूम थी, प्यारी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिससे खून खौल उठा। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सीढ़ियों के पास ऊपर से नीचे उतरते हुए कोई तो था, धुंधला सा, पारदर्शी सा, एक छोटी बच्ची लाल कपड़ों में, उसके हाथ में गुलाल था। पापा रुको ना, आदित्य चीख पड़ा, भागो। सब दरवाजे की तरफ दौड़े। पूजा गिर पड़ी, सूरज ने उसे उठाया। मनोज चीख रहा था। रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा, वो बच्ची अब नीचे आ चुकी थी और उसके पीछे एक औरत और एक आदमी, सब पारदर्शी, सब लाल कपड़ों में, सबके हाथों में गुलाल। होली है पापा, रंग खेलो ना। वे भागे, दरवाजा खोला, बाहर कूदे, सीढ़ियों से गिरते पड़ते भागे, घास में लड़खड़ाए, भागते रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव तक भागते रहे। जब गांव की पहली रोशनी दिखी तब कहीं जाकर रुके। सांस फूल रही थी, दिल धड़क रहा था, पसीने से तरबतर थे। क्या था वो? मनोज हाफते हुए बोला। किसी के पास जवाब नहीं था। आदित्य ने गिना, 1 2 3 4 5। सब थे, सब सुरक्षित। लेकिन तभी रागिनी बोली, आदित्य तुम्हारे कपड़े। सबने उसकी तरफ देखा। आदित्य के कुर्ते पर कंधे के पास एक लाल निशान था, गुलाल का, ताजा गुलाल का, और उसके बालों में भी गुलाल था। ये कहां से आया? आदित्य ने अपने कंधे को देखा। उसे याद आया, वो बच्ची, उसके हाथ में गुलाल था, वो मुस्कुरा रही थी और उसने कहा था, पापा रंग खेलेंगे ना। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात कोई सो नहीं पाया। रागिनी खिड़की से बाहर देख रही थी। दूर हवेली में रोशनी जल रही थी, कई रोशनियां, जैसे वहां कोई जश्न चल रहा हो। और हवा में बहुत दूर से ढोल की थाप आ रही थी, धिन धिन धिना धिन। और उसके साथ हंसी, एक पूरे परिवार की हंसी। रागिनी ने आंखें बंद कर लीं। उसे पता था ये खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत थी। पूरी रात किसी के आंखों में नींद नहीं आई। सुबह हुई तो गांव में होली का दूसरा दिन था, लेकिन किसी के मन में उत्साह नहीं था। सूरज निकला, लेकिन रागिनी को लगा जैसे धूप में भी ठंडक है। वो खिड़की से बाहर देखती रही। दूर हवेली दिख रही थी। दिन में भी वो अंधेरी लगती थी। फोन की घंटी बजी। आदित्य का मैसेज था, चौपाल पर मिलो, जरूरी बात है। रागिनी तैयार होकर निकल गई। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। वो मुड़ी, कोई नहीं था, सिर्फ गली में खेलते बच्चे थे जो एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे। उनकी हंसी, वो हंसी उसे अजीब लगी, बहुत अजीब। चौपाल पर सब जमा थे, आदित्य, सूरज, मनोज, पूजा। सबके चेहरे पीले पड़े हुए थे। किसी ने रंग नहीं लगाया था, सब चुप थे। क्या हुआ? रागिनी ने पूछा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घिरे थे। उसने रात भर नहीं सोया था, यह साफ दिख रहा था। हमें वापस जाना होगा, उसने कहा। रागिनी को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या पागल हो गए हो? मैंने सोचा पूरी रात, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज में वो पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था, अब वो टूटा हुआ लग रहा था। जो कुछ भी हुआ उसका कोई तार्किक जवाब नहीं है। मैं अपनी आंखों से जो देख रहा हूं उस पर यकीन नहीं कर पा रहा। लेकिन क्या? लेकिन मुझे जानना है, मुझे सच जानना है। वो बच्ची, उसने मुझे पापा क्यों कहा? वो गुलाल मेरे कंधे पर कहां से आया? रागिनी ने उसके कंधे की तरफ देखा। उसने वही कुर्ता पहना था, गुलाल का निशान अब भी था, ताज़ा लाल, जैसे अभी लगा हो। मत जाओ, रागिनी फुसफुसाई। प्लीज, बाबा ने कहा था ना, असली बात रात में होती है। कल रात हमने देख लिया,
अब और मत जाओ। बाबा झूठ बोल रहे थे, आदित्य ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में यकीन नहीं था। ये सब अंधविश्वास है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। फिर वो बच्ची क्या थी? सूरज बोल पड़ा। आदित्य, हम सब ने देखा, वो हंसी, वो परछाई, हम पागल नहीं हैं। आदित्य चुप रहा। वो कहीं और था। उसकी आंखें दूर हवेली की तरफ थीं। मैं जा रहा हूं, अकेले ही सही। वो उठा और चल दिया। सब एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक एक करके सब उठे, रागिनी भी। वो जानती थी कि यह गलत है, लेकिन वो आदित्य को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। शाम के 5 बजे थे जब वे फिर हवेली पहुंचे। अब भी दिन का उजाला था, लेकिन सूरज ढलने लगा था। हवेली की छाया लंबी हो रही थी। वो छाया उन तक आ रही थी, जैसे उन्हें निगलना चाहती हो। अंदर चलते हैं, आदित्य ने कहा। उसने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने मुट्ठी बांध ली। वे अंदर घुसे। वही दालान, वही सन्नाटा, वही ठंडक। इस बार ठंडक और भी ज्यादा थी। रागिनी को लगा जैसे कोई उनके गालों को छू रहा है, बर्फीली उंगलियां। आज दूसरी मंजिल पर चलते हैं, आदित्य ने कहा। वहां तो कल रात? मनोज रुका। हाँ, वहीं। वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियों पर अब भी वही निशान थे, गीले लाल पैरों के निशान, लेकिन अब वह सूखने लगे थे। उनका रंग गहरा लाल था, खून जैसा लाल। आदित्य सीढ़ियां चढ़ने लगा। इस बार लकड़ियां नहीं चरमराईं, सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा। ऊपर पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। लंबा गलियारा, दोनों तरफ कमरे। कल रात जिस कमरे से ढोल की आवाज आई थी, वो सबसे आखिर में था। आओ, उसने कहा। वे उस कमरे की तरफ बढ़े। रास्ते में कई कमरे पड़े। हर कमरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। उसमें से हल्की रोशनी आ रही थी। ये क्या है? रोशनी कहाँ से आ रही है? पूजा ने कहा। आदित्य ने उस कमरे की तरफ देखा। वहाँ कोई बिजली नहीं थी। फिर रोशनी कहाँ से? अंदर देखते हैं, उसने कहा। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा चर्र चर्र करके खुला। अंदर एक कमरा था, बिल्कुल साधारण। एक पुरानी चारपाई, एक मेज़, एक कुर्सी और दीवार पर एक बड़ा सा आईना। पुराना धूल भरा आईना, लेकिन उसमें से रोशनी निकल रही थी, धीमी पीली रोशनी। यह आईना अजीब है, सूरज ने कहा। आदित्य आईने के पास गया। उसने उसे छुआ। ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। इसमें कुछ तो है। रागिनी पीछे खड़ी थी। वो आईने में नहीं देखना चाहती थी। उसे लग रहा था जैसे आईना उसे बुला रहा है, उसकी तरफ देख रहा है। रागिनी, तू आईने में देख, आदित्य ने कहा। नहीं, देखना, कुछ नहीं होगा। रागिनी ने गहरी सांस ली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। आईने के सामने खड़ी हुई। उसने अपना चेहरा देखा, थका हुआ, डरा हुआ, आंखों में आंसू थे। उसने अपने बालों में गुलाल देखा। कल रात का गुलाल अब भी था। और तभी आईने में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। रागिनी की सांस रुक गई। वो औरत लाल साड़ी पहने थी, सिर पर आंचल, हाथ में गुलाल की थाली। उसकी आंखें खाली थीं, बिल्कुल खाली, और वो रागिनी को घूर रही थी। रागिनी चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो पत्थर की तरह खड़ी रही। रागिनी, आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? रागिनी ने मुड़कर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली कमरा। वहां एक औरत थी। उसने बुदबुदाया, लाल साड़ी में, मुझे घूर रही थी। सबने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। आदित्य ने रागिनी का हाथ पकड़ा। तूने सिर्फ अपना प्रतिबिंब देखा, अंधेरे में ऐसा लगता है। नहीं, रागिनी ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो मैं नहीं थी, वो कोई और थी। उसके हाथ में गुलाल की थाली थी। आदित्य ने आईने में देखा, सिर्फ उनका प्रतिबिंब था। 5 लोग डरे हुए। लेकिन फिर उसने गौर से देखा, प्रतिबिंब में सबके पीछे कुछ और था, धुंधला सा, लाल सा। वो पलटा, कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। चलो यहां से, उसने कहा। लेकिन तभी बगल वाले कमरे से आवाज आई, हंसी, एक छोटी बच्ची की हंसी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल मासूम, जैसे कोई बच्ची खेल रही हो। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर रुक गए। किसी की सांस नहीं चल रही थी। वो वही आवाज, पूजा फुसफुसाई। हंसी फिर आई, इस बार और करीब, जैसे अभी दरवाजे के पास हो। आदित्य ने हिम्मत की। वो उस कमरे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने देखा, उसके हाथ से पसीना टपक रहा था, लेकिन वो ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। उसने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, बिल्कुल खाली। सिर्फ एक टूटी हुई गुड़िया फर्श पर पड़ी थी, पुरानी मैली गुड़िया। उसके बाल बिखरे हुए थे। आदित्य ने गुड़िया उठाई और तभी गुड़िया हंसी, उसी बच्ची की आवाज में। आदित्य चीख पड़ा। उसने गुड़िया फेंक दी। गुड़िया फर्श पर गिरी और उसका सिर अलग हो गया। सिर लुढ़कता हुआ उसकी तरफ आया और उस सिर की आंखें उसे देख रही थीं। भागो, आदित्य चिल्लाया। सब भागे, गलियारे में, सीढ़ियों की तरफ। लेकिन सीढ़ियां, वहां सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ एक दीवार थी।
जहां कल रात सीढ़ियां थीं, वहां अब दीवार थी, पक्की दीवार। ये क्या हो रहा है? सीढ़ियां कहाँ गईं? आदित्य ने दीवार पर हाथ मारा। पक्की दीवार थी, असली दीवार। नीचे उतरने का कोई और रास्ता होगा, उसने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। वे दूसरी तरफ भागे। वहां एक और सीढ़ी थी, पीछे की तरफ। वे उससे नीचे उतरे, दालान में आए। दालान बदला हुआ था। अब वो साफ सुथरा था। दीवारों पर नए वॉलपेपर थे, फर्श पर कालीन बिछा था और कमरों से रोशनी निकल रही थी। गाने बज रहे थे, होली के गाने। ये वही घर नहीं है, पूजा ने कहा। ये तो पुराना घर है, जैसे कई साल पहले था। रागिनी को याद आया, बाबा ने बताया था, उस परिवार के गायब होने से पहले घर ऐसे ही था, साफ सुथरा, खुशहाल। तभी एक कमरे से आवाज आई, पापा जल्दी करो ना, होली में देर हो रही है। वही बच्ची की आवाज, अब और साफ और पास। आदित्य उस कमरे की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे उसे खिंचाव हो रहा हो। आदित्य मत जाओ, रागिनी चिल्लाई, लेकिन वो गया। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक परिवार बैठा था, पिता, माँ और एक छोटी बच्ची, सब लाल कपड़ों में, सबके हाथों में गुलाल। बच्ची मुस्कुरा रही थी। उसने आदित्य की तरफ देखा और कहा, पापा आ गए, चलो ना रंग खेलें। आदित्य के पैर चढ़ हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके दोस्त पीछे खड़े थे, लेकिन वो उन्हें साफ नहीं देख पा रहा था। वो धुंधला रहा था और सामने का परिवार साफ हो रहा था। पापा रुके क्यों? उस बच्ची ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में गुलाल था, ताज़ा गीला गुलाल। आदित्य ने अपना हाथ बढ़ाया। उसे लगा जैसे उसे जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, उस परिवार के पास। नहीं, रागिनी दौड़ी। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और पीछे खींचा। आदित्य, ये सब झूठ है, ये असली नहीं है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन वो मुझे पापा कह रही है। तू पापा नहीं है, तू आदित्य है, हमारा दोस्त, चल यहां से। उसने आदित्य को जोर से खींचा। वो लड़खड़ाया, पीछे मुड़ा। वो परिवार अब भी वहां था। बच्ची अब नहीं मुस्कुरा रही थी, वो गुस्से से देख रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। पापा क्यों जा रहे हो? उसकी आवाज अब मासूम नहीं थी, वो गहरी थी, डरावनी। रुको ना, रंग खेलेंगे, हमेशा के लिए। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। लाइटें बुझ गईं, गाने बंद हो गए। सिर्फ हंसी थी, उस बच्ची की हंसी, और उसके साथ औरत की हंसी, आदमी की हंसी, तीनों एक साथ। भागो! कोई चिल्लाया। वे अंधेरे में भागे, टकराते हुए, गिरते हुए। किसी तरह मुख्य दरवाजा मिला, बाहर कूदे, भागते रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव के पास पहुंचकर रुके। सांस फूल रही थी, दिल धड़क रहा था। सब ठीक है? आदित्य ने हांफते हुए पूछा। गिनती की, 1 2 3 4 5। 5 कैसे? वे 5 ही थे, लेकिन अब 6 थे। कौन है ये? सबने एक दूसरे को देखा। सूरज, मनोज, पूजा, रागिनी, आदित्य और एक और, एक छोटी बच्ची। वे उनके बीच खड़ी थी, लाल कपड़ों में, हाथ में गुलाल की थाली, मुस्कुरा रही थी। पापा मैं भी चली आई। मनोज चीखा। उसकी आंखें घूम गई। वो वहीं गिर पड़ा, बेहोश। बाकी लोग पत्थर की तरह खड़े थे। किसी में हिलने की हिम्मत नहीं थी। बच्ची ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया, गुलाल से भरा हाथ, आदित्य के चेहरे की तरफ। होली है पापा, रंग लगाओ ना। आदित्य के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मनोज बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। सूरज उसे गोद में उठाए हुए था। बाकी लोग सहमे हुए खड़े थे। और वो बच्ची, वो अब नहीं थी। एक पल वो थी, अगले पल गायब, जैसे हवा में घुल गई हो। लेकिन उसकी हंसी अब भी कानों में गूंज रही थी। भागो यहां से, पूजा फुसफसाई, अभी भागो। वे हवेली से दूर भागे। अंधेरे में रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। सूरज मनोज को लिए हुए था, लड़खड़ा रहा था। रागिनी ने उसका हाथ पकड़ा। आदित्य सबसे आगे था, लेकिन उसके कदमों में वो पहले वाली तेजी नहीं थी। वो लड़खड़ा रहा था, गिरता पड़ता भाग रहा था। गांव की पहली रोशनी दिखी। किसी के घर में दिया जल रहा था। वहां तक पहुंचना था, बस थोड़ा और। रुको, रागिनी ने कहा। बाबा का घर यहीं पास है, मनोज को उनके पास ले चलते हैं। बाबा शिवकांत का घर गांव के किनारे था। एक पुरानी झोंपड़ी, चारों तरफ खेत।
अंधेरे में वो झोंपड़ी मुश्किल से दिख रही थी, लेकिन उसमें दिया जल रहा था, एक छोटी सी लौ। वे दरवाजे पर पहुंचे। रागिनी ने खटखटाया। बाबा, बाबा दरवाजा खोलो। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा चर चर करके खुला। बाबा शिवकांत दरवाजे में खड़े थे। उन्होंने एक एक करके सबको देखा, फिर उनकी नजर मनोज पर रुकी जो बेहोश पड़ा था। अंदर लाओ, उन्होंने कहा। वे अंदर घुसे। झुंपड़ी छोटी थी, साफ सुथरी। एक कोने में चूल्हा था, दूसरे में चारपाई। बाबा ने चारपाई पर बैठने का इशारा किया। सूरज ने मनोज को उस पर लिटा दिया। बाबा ने मनोज के माथे पर हाथ रखा, आंखें बंद कर लीं। कुछ देर ऐसे ही रहे, फिर आंखें खोलीं। डर से बेहोश हुआ है, कुछ नहीं होगा, पानी लाओ। पूजा ने जल्दी से लोटे से पानी निकाला। बाबा ने मनोज के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। मनोज ने करवट बदली, आंखें खोलीं, चारों तरफ देखा, फिर चीख पड़ा, वो बच्ची यहां है। चुप बेटा। बाबा ने उसका हाथ पकड़ा। तू सुरक्षित है, यहां कोई नहीं है। मनोज ने चारों तरफ देखा, फिर रोने लगा। बाबा, वो हमारे साथ आ गई, वो हमें छोड़ेगी नहीं। बाबा ने गहरी सांस ली। वो उठे, दरवाजे की तरफ गए। बाहर देखा, अंधेरा था, घना अंधेरा। फिर दरवाजा बंद कर दिया। बैठो सब, उन्होंने कहा। अब तुम्हें सब कुछ बताना होगा। आदित्य ने बताना शुरू किया। पहले दिन की घटना, दीवार पर गीला गुलाल, फिर दूसरे दिन की, ढोल की आवाज, गीले पैरों के निशान, वो बच्ची जो उसे पापा कह रही थी, और आज की, आईना, वो परिवार, और आखिर में वो बच्ची जो उनके साथ बाहर आ गई। बाबा चुपचाप सुनते रहे। उनका चेहरा भावहीन था, लेकिन आंखों में कुछ था, एक पुराना दर्द, एक पुरानी याद। जब आदित्य खत्म हुआ तो बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो घर, उसमें एक परिवार रहता था, बहुत साल पहले। नाम था शर्मा परिवार। पिता का नाम राकेश, माँ का नाम सुधा, और बच्ची का नाम पल्लवी। बाबा की आवाज भारी थी, गहरी, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा हो। राकेश एक अच्छा आदमी था, मिलिट्री में था, लेकिन कुछ सालों में वो बदल गया। शराब पीने लगा, मारपीट करने लगा। सुधा बहुत सहती थी, पल्लवी की खातिर। रागिनी की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे वो कहानी सुन रही है, लेकिन वो कहानी उसके सामने घट रही है। होली की रात थी, बाबा ने आगे बढ़ाया। ठीक आज ही की रात, कई साल पहले, गांव में होली थी, लेकिन उस घर में कुछ और ही था। राकेश ने उस रात बहुत शराब पी रखी थी। उसे लगा कि सुधा किसी और से मिलती है। बस इतनी सी बात, एक झूठा शक। बाबा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आगे बढ़ाया। उसने पहले सुधा का गला रेत दिया, उसी रसोई में जहां तुम गए थे। फिर पल्लवी की तलाश की। वो बच्ची अपने कमरे में छिपी थी, उसी कमरे में जहां वो आईना है। उसने वहां जाकर उसका भी गला काट दिया। पूजा चीख पड़ी। उसने अपना मुंह ढक लिया। सूरज की आंखों से आंसू बह रहे थे। मनोज कांप रहा था। रागिनी पत्थर की तरह बैठी थी। फिर उसने खुद को भी खत्म कर लिया, उसी कमरे में, उसी आईने के सामने। तीनों की लाशें उसी घर में पड़ी रहीं 3 दिन तक। 3 दिन बाद किसी को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो दृश्य अब भी उनके सामने हो। जब हम घर में घुसे तो दीवारें सब लाल थीं, खून से लाल, और उस खून के बीच गुलाल बिखरा था। उस रात होली थी ना, तीनों के हाथों में गुलाल था, मरने के बाद भी। एक देर तक सन्नाटा रहा, कोई बोल न पाया। आदित्य ने टूटी आवाज में पूछा, तो वो बच्ची पल्लवी, वो हर साल आती है बाबा, होली की रात, अपने माँ बाप के साथ। वे उसी घर में रंग खेलते हैं हर साल, और जो कोई उनके बीच चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वो अपने दोस्तों को लेकर आया था उस घर में। उसने सबको उस जाल में फंसाया था। मैंने सोचा था ये सब बकवास है। मुझे लगता था ये अंधविश्वास है। मैं नहीं जानता था। तूने सोचा, लेकिन सोचने से क्या होता है बेटा? कुछ चीजें सोचने से नहीं, मानने से समझ आती हैं। इस जमीन का अपना इतिहास है, हर दीवार की अपनी यादें हैं। तूने उन यादों को छेड़ दिया, अब वे तुझे जाने देंगी? आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने दोस्तों को वापस ले जाना चाहता हूं बाबा,
कोई रास्ता बताओ। बाबा उठकर उसके सिर पर हाथ रखा। चलो पहले देखते हैं कि तुम लोग ठीक हो या नहीं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला, बाहर देखा और फिर वो पत्थर की तरह रुक गया। ये क्या? उसने कहा। सब उठकर दरवाजे के पास गए। बाहर देखा, वो हवेली थी। वे हवेली से भागकर बाबा के घर आए थे। बाबा का घर गांव में था, हवेली से 1 किलोमीटर दूर। लेकिन अब सामने हवेली थी, वही टूटी खिड़कियां, वही ऊंची दीवारें, वही अंधेरा। ये कैसे हो सकता है? सूरज चिल्लाया। हम तो गांव में थे, हम बाबा के घर आए थे। बाबा ने चारों तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार डर दिखा। हम हवेली में हैं, उन्होंने धीमे से कहा। हम कभी बाहर निकले ही नहीं। रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा। वो झोपड़ी, अब वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। वो हवेली का एक कमरा था, वही दीवारें, वही पुराना फर्नीचर और वो दरवाजा। वो हवेली के अंदर जाता था, बाहर नहीं। हम फंस गए, पूजा फुसफुसाई। आदित्य दरवाजे की तरफ भागा। बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने धक्का दिया, जोर से। दरवाजा नहीं खुला। मनोज और सूरज ने भी मिलकर धक्का दिया। दरवाजा जैसे दीवार बन गया था। खुल जा, आदित्य चिल्लाया, खुल जा। तभी पीछे से एक आवाज आई, चल चल। सबने पीछे मुड़कर देखा। वो दरवाजा जो अभी बंद था, अब खुल रहा था, अपने आप, धीरे धीरे। चल चल। और उस दरवाजे के पीछे अंधेरा था, घना अंधेरा। और उस अंधेरे में 3 परछाई खड़ी थीं। एक आदमी की, एक औरत की, एक बच्ची की। बच्ची ने आगे बढ़कर कहा, पापा अंदर आओ ना, रंग खेलेंगे, होली है। उसके हाथ में गुलाल की थाली थी, लाल गुलाल, और उस गुलाल से खून टपक रहा था। आदित्य पीछे हटा, वो दीवार से लग गया। उसके साथी भी पीछे हटे, सब एक दूसरे से चिपक गए। बाबा शिवकांत आगे बढ़े। उन्होंने उन तीनों परछाइयों की तरफ देखा। उनकी आवाज में डर नहीं था, बस एक गहरी उदासी। राकेश, बहुत हो गया, अब इन्हें जाने दो। ये बच्चे हैं, इनसे क्या गलती हुई? वो आदमी परछाई आगे बढ़ी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, खून से सना हुआ, गर्दन पर गहरा जख्म, आंखें खाली। हमें कोई नहीं आया, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी थी, दूर से आती हुई। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, किसी ने नहीं सुना। अब हमारी बारी है। उसने गुलाल की थाली आगे बढ़ाई। होली है, रंग खेलो, हमेशा के लिए। आदित्य के घुटने कमजोर पड़ गए। वो नीचे गिर पड़ा। उसके सामने वो बच्ची खड़ी थी, पल्लवी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ भी मासूम नहीं था। वो भूखी थी, उनकी ऊर्जा को देखकर तरस रही थी। पापा, उसने फिर कहा, आप तो आ ही गए, अब क्यों जाना? आदित्य ने रागिनी की तरफ देखा। रागिनी उसके पास आई। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। हम साथ हैं, उसने धीरे से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए। आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। उसे लगा जैसे ये आखिरी बार है। उसने अपने दोस्तों को देखा, सूरज, मनोज, पूजा, सब डले हुए थे, लेकिन सब साथ थे। मुझे माफ कर दो, वो फुसफुसाया। मैंने नहीं सोचा था। चुप, सूरज ने कहा। अब रोने से क्या होगा, अब तो साथ लड़ना होगा। बाबा शिवकांत ने सबको देखा, फिर उन तीनों परछाइयों की तरफ। एक मौका और दो, उन्होंने कहा। इन बच्चों को जाने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। वो औरत परछाई आगे आई, सुधा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा, उसने कहा, आपने हमें दफनाया था, आपने हमारी अंतिम क्रिया की थी, हम आपके एहसानमंद हैं। लेकिन आज हमें रंग खेलना है, होली है, और ये बच्चे हमारे मेहमान हैं। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहमानों को रंग लगाना चाहिए ना? वो आगे बढ़ी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। उसके हाथ में वो थाली थी और उसमें से गुलाल की जगह अब खून टपक रहा था। पापा, आप पहले। उसने गुलाल उठाया,
लाल, गीला, ताज़ा। आदित्य के माथे पर लगाने को हाथ बढ़ाया। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं और तभी बाहर से एक आवाज़ आई, दूर से, गांव की तरफ से। ढोल की थाप, असली ढोल, असली होली का ढोल। धिन धिन धिना धिन। पल्लवी का हाथ रुक गया। उसने बाहर देखा। उसके माँ बाप ने भी बाहर देखा। होली, सुधा फुसफुसाई। असली होली, गांव में। हमारी होली? पल्लवी ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी लालसा थी। नहीं, राकेश ने कहा, उनकी होली, जीतों की। हम तो मर चुके। उनकी परछाई धुंधली पड़ने लगी। ढोल की आवाज तेज होती जा रही थी और उस आवाज के साथ वे तीनों कमजोर होते जा रहे थे। नहीं, पल्लवी चिल्लाई, मैं रंग खेलूंगी, मैं खेलूंगी। वो आदित्य की तरफ लपकी, लेकिन उसका हाथ उसे छू नहीं पाया। वो उसके शरीर से होकर निकल गया। होली खत्म हो गई। बाबा ने धीमे से कहा, सूरज निकलने वाला है, तुम्हें वापस जाना होगा। पल्लवी चीख रही थी। उसके माँ बाप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सब धुंधले होते जा रहे थे, पारदर्शी, फिर बिल्कुल गायब। सन्नाटा। बस ढोल की आवाज दूर से आ रही थी। आदित्य ने आंखें खोली। वो फर्श पर गिरा हुआ था। उसने चारों तरफ देखा। वो हवेली के बाहर था, खुले आसमान के नीचे। उसके साथी भी वहीं थे, सब फर्श पर पड़े हुए। और सामने हवेली थी, वही पुरानी हवेली, लेकिन अब उसकी दीवारें चमक रही थीं, लाल रोशनी से। गुलाल से सनी दीवारें, ताज़ा गुलाल, गीला गुलाल। और एक दीवार पर कुछ लिखा था। रागिनी ने पढ़ा, अगली होली पर फिर मिलेंगे पापा। आदित्य की सांस रुक गई। आदित्य दरवाजे से टकराया, जोर से, फिर और जोर से। उसके कंधे में दर्द हो रहा था, लेकिन उसे एहसास नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, बाहर निकलना। खुल जा, वो चिल्लाया, खुल जा। दरवाजा जवाब नहीं दे रहा था। वो दीवार की तरह अटल था। लकड़ी का बना वो दरवाजा अब पत्थर जैसा लग रहा था। सूरज और मनोज ने भी मिलकर धक्का दिया। दोनों की ताकत एक साथ लगी, लेकिन दरवाजे में कोई हरकत नहीं हुई। वो बंद था, ऐसे बंद जैसे कभी खुला ही ना हो। ये नहीं खुलेगा, बाबा शिवकांत ने धीमे से कहा। वो दीवार के सहारे खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक गहरी थकान थी। आदित्य ने उनकी तरफ देखा। क्या मतलब, क्यों नहीं खुलेगा? बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़े, दरवाजे के पास आए। उन्होंने उस पर अपना हाथ रखा, आंखें बंद कर लीं। कुछ देर ऐसे ही रहे, फिर आंखें खोलीं। ये दरवाजा अब सिर्फ उनके लिए खुलेगा, उन्होंने कहा। किसके लिए? पूजा ने डरते हुए पूछा। बाबा ने उसकी तरफ देखा, फिर चारों तरफ, उन टूटी दीवारों की तरफ, उन अंधेरे कमरों की तरफ। उनके लिए जो इस घर में रहते हैं। रागिनी की सांस रुक गई। उसे समझ आ गया। वो बच्ची, वो औरत, वो आदमी, वे सब यहां थे, उन्हीं के साथ, इसी घर में। बाबा, उसने धीमे से कहा, आप हमें बताइए, ये सब क्या है? ये घर क्या है? वे कौन है? बाबा ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी। बैठो बेटी, बहुत लंबी कहानी है और शायद ये आखिरी मौका है इसे सुनने का। वे सब दीवार के सहारे बैठ गए। फर्श ठंडा था, गीला सा। रागिनी ने नीचे देखा, वहां गुलाल बिखरा था, लाल गुलाल, ताज़ा। बाबा ने कहानी शुरू की। उनकी आवाज़ धीमी थी, गहरी, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड बज रहा हो। 20 साल पहले की बात है। इस गांव में एक परिवार रहता था, शर्मा परिवार। पिता का नाम राकेश शर्मा था, फौज में था। बहुत अच्छा आदमी था, बहादुर, ईमानदार। गांव वाले उसका सम्मान करते थे। बाबा ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो दृश्य अपने दिमाग में देख रहे हों। उसकी पत्नी का नाम सुधा था, बहुत सुंदर, बहुत शरीफ। और उनकी बेटी पल्लवी उस समय करीब 7 साल की रही होगी, नन्ही सी, गोल मटोल, हमेशा हंसती रहती थी। पूरे गांव की लाडली थी वो। बाबा की आवाज में एक हल्की सी कंपकपी आई। लेकिन फिर कुछ हुआ। राकेश बदलने लगा, शराब पीने लगा, नौकरी छूट गई। फिर भी सुधा उसका साथ निभाती रही, पल्लवी की खातिर। रागिनी ने आदित्य की तरफ देखा। वो एकटक बाबा को सुन रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। होली की रात थी। बाबा ने आगे बढ़ाया। उसी रात की तरह जैसी आज है। पूरा गांव रंगों में डूबा था। ढोल बज रहे थे, लोग गा रहे थे, लेकिन इस घर में कुछ और ही था। बाबा ने आंखें खोली, सीधे आदित्य की तरफ देखा। राकेश ने उस रात बहुत शराब पी थी। उसे शक हुआ कि सुधा किसी और से मिलती है।
बस इतना से शक, झूठा, बेबुनियाद, लेकिन शराब के नशे में उसे सच लगा। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उन्हें पहुंचा नहीं। उसने पहले सुधा पर हाथ उठाया, फिर चाकू उठा लिया। उसी रसोई में जहां तुम लोग गए थे उसने उसका गला रेत दिया। सुधा चीखी भी नहीं, बस उसकी तरफ देखती रही आखिर तक। पूजा से सकने लगी। मनोज ने अपना मुंह ढक लिया। सूरज की आंखें नम थीं। फिर वो पल्लवी के पास गया। वो बच्ची उसी कमरे में छिपी थी जहां वो आईना है। उसे लगा पापा उसे बचाने आए हैं। वो दौड़कर उसके पास गई और उसने उसके साथ भी वही किया। उस नन्ही सी बच्ची का गला रेत दिया। रागिनी को लगा जैसे उसका दिल बैठ गया। उसे वो बच्ची याद आई, मुस्कुराती हुई, गुलाल की थाली लिए, वही बच्ची जिसके साथ ये सब हुआ था। फिर राकेश को होश आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी खून से लथपथ पड़ी है। उसकी बेटी की आंखें उसे देख रही हैं और वो पागल हो गया। उसने उसी चाकू से अपना भी गला काट लिया, उसी कमरे में, उसी आईने के सामने। बाबा चुप हो गए। बहुत देर तक कोई नहीं बोला। सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दे रही थी, टूटी खिड़कियों से आती हुई। 3 दिन बाद किसी को पता चला। बाबा ने फिर शुरू किया। 3 दिन तक वे तीनों उसी घर में पड़े रहे। जब हम अंदर घुसे तो दीवारें लाल थीं, खून से लाल, और उस खून के बीच गुलाल बिखरा था। उस रात होली थी ना, तीनों के हाथों में गुलाल था, मरने के बाद भी। तो वे, आदित्य ने टूटी आवाज में कहा, वे भूत हैं। बाबा ने सिर हिलाया। भूत, प्रेत, ये शब्द तुम लोग इस्तेमाल करते हो। हम यहां कहते हैं अधूरी आत्माएं, जिनकी मौत अचानक हुई, जिनका कोई अधूरा काम रह गया। ये तीनों, इनकी होली अधूरी रह गई, इसलिए हर साल होली की रात ये लौट आते हैं इसी घर में रंग खेलने। और जो यहां होता है? रागिनी ने पूछा। बाबा ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में जवाब आ, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे। बाबा बताइए, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। जो यहां होता है उसका क्या होता है? बाबा ने गहरी सांस ली। वो उन्हीं का हो जाता है। वो भी अधूरा हो जाता है। उसे भी हर साल लौटना पड़ता है इसी घर में, इसी रात। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वो अपने दोस्तों को लेकर आया था इस घर में। उसने उन्हें इस जाल में फंसा दिया था। मैंने सोचा था ये सब बकवास है। मुझे लगा था ये पुराने लोगों की कहानियां हैं। मैं नहीं जानता था। उसका गला रुंध गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। रागिनी उसके पास गई। उसने उसका हाथ पकड़ा। आदित्य, ये तेरी गलती नहीं है। तू नहीं जानता था। लेकिन मुझे जानना चाहिए था। वो चीखा। मैंने तुम सबको यहां बुलाया। मैंने कहा था चलो उस घर में होली खेलते हैं। मैंने तुम सबको मार डाला। वो दीवार से टकराने लगा, अपना सिर पीटने लगा। सूरज और मनोज ने उसे पकड़ा। आदित्य रुक जा, सूरज चिल्लाया। पागल मत हो। मैं पागल हूं जो तुम्हें यहां लेकर आया। तभी एक आवाज आई, हंसी, बच्ची की हंसी। सब एकदम चुप हो गए। वो हंसी पास से आ रही थी, बहुत पास से, उसी कमरे से जहां वो आईना था। आदित्य की सांसें थम गई। उसने उस कमरे की तरफ देखा। दरवाजा अब खुला था। पहले बंद था, अब खुला था। और उस दरवाजे में कोई खड़ा था। एक छोटी बच्ची, लाल कपड़ों में, हाथ में गुलाल की थाली लिए। पापा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब रंग खिलेंगे ना? आदित्य के होश उड़ गए। वो दीवार से लग गया। उसके दोस्त भी पीछे हट गए। सिर्फ बाबा शिवकांत वहीं खड़े रहे। बाबा ने उस बच्ची की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस एक गहरी उदासी। पल्लवी, उन्होंने धीमे से कहा, बेटी, इन्हें जाने दे। ये बच्चे हैं, इनसे क्या लेना है तुझे? पल्लवी ने बाबा की तरफ देखा। उसकी आंखें, उनमें कोई जान नहीं थी, बस खालीपन था। और उस खालीपन में एक भूख थी। बाबा, उसने कहा। उसकी आवाज अब बच्ची जैसी नहीं थी, वो गहरी थी, दूर से आती हुई। हम तो सिर्फ रंग खेलना चाहते हैं। होली है ना? होली खत्म हो गई बेटी, सूरज निकलने वाला है। नहीं हुई, पल्लवी ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा आ गया। हमारी होली अभी शुरू हुई है और ये हमारे मेहमान हैं। उसने गुलाल की थाली आगे बढ़ाई। उसमें से अब खून टपक रहा था, लाल, गाढ़ा, ताजा खून। पापा, उसने आदित्य की तरफ देखा। आप पहले? आदित्य के पैर जड़ हो गए। वो हिल नहीं पा रहा था।
उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है, उस बच्ची की तरफ, उस खून में डूबी थाली की तरफ। नहीं, रागिनी चीखी। वो आदित्य के सामने आ गई। तू उसे नहीं ले जाएगी। पल्लवी ने रागिनी की तरफ देखा। उसकी आंखें तिरछी हो गईं। तू कौन है? उसकी माँ? मैं उसकी दोस्त हूँ। दोस्त? पल्लवी हंसी। उसकी हंसी में अब मासूमियत नहीं थी, वो खौफनाक थी। मेरी भी एक दोस्त थी गांव में, वो भी मेरे साथ होली खेलती थी, पर वो मेरे पास नहीं आई। जब मैं मर रही थी तब वो होली खेल रही थी। उसकी आंखों से खून बहने लगा। कोई मेरे पास नहीं आया, कोई नहीं। मैं चीखती रही, रोती रही, पर कोई नहीं आया। इसलिए तू अब औरों को नहीं जाने देगी? बाबा ने पूछा। पल्लवी ने उनकी तरफ देखा। आप समझते हैं ना बाबा, आप ही तो हमें लेकर गए थे उस दिन। आपने ही हमें दफनाया था। आपको पता है अकेले मरना कैसा लगता है? बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। पता है बेटी, मुझे पता है। फिर आप ही बताइए, इन्हें क्यों जाने दूं? ये तो साथ है ना, ये तो एक दूसरे के साथ हैं। हम तो अकेले थे, बिल्कुल अकेले। आदित्य ने आगे बढ़कर कहा। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, उसमें एक अजीब सी शांति थी। पल्लवी सुन। पल्लवी ने उसकी तरफ देखा। तू सही है, तू अकेली थी, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं समझ सकता हूं। समझ सकता है? पल्लवी की आंखों में एक चमक आई। हाँ, पर ये लोग मेरे दोस्त हैं, ये मेरे साथ हैं। मैं इन्हें तुझे नहीं दे सकता। अगर तुझे किसी को लेना है तो मुझे ले ले। आदित्य, रागिनी चीखी, पागल हो गया? मैंने इन्हें यहां बुलाया, आदित्य ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। मेरी वजह से ये यहां फंसे हैं, तो अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा, बाकी सब जाएंगे। पल्लवी ने उसे देखा बहुत देर तक, फिर वो हंसी। अच्छा पापा, उसने कहा। अच्छे पापा, मेरे पापा भी ऐसे ही थे। एक दिन अच्छे थे, अगले दिन उन्होंने मेरा गला काट दिया। उसने गुलाल की थाली आगे बढ़ाई। चलो पापा, रंग खेलें, हमेशा के लिए। आदित्य ने आगे बढ़ना शुरू किया। उसके पैर खुद ब खुद चल रहे थे। उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा है, उस बच्ची की तरफ, उस खून में डूबी थाली की तरफ। नहीं, रागिनी दौड़ी। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा। मैं नहीं जाने दूंगी। रागिनी, जाने दे, आदित्य ने धीमे से कहा। यही सही है। तू पागल है? हम साथ हैं, हम सब साथ हैं, हम लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे आदित्य? ये भूत हैं। रागिनी, हम क्या कर सकते हैं? तभी बाबा शिवकांत आगे आए। उन्होंने अपनी लाठी उठाई, उसे जमीन पर पटका। बस करो। सब चुप हो गए। बाबा ने पल्लवी की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक अजीब सा निश्चय था। पल्लवी, उन्होंने धीमे से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सबने चौंक कर उनकी तरफ देखा। बाबा, सूरज चिल्लाया। बाबा ने हाथ से शांत किया। वो पल्लवी के पास गए, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। उसके चेहरे को देखा। बेटी, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। मैंने इस दुनिया का सब कुछ देख लिया। अब तुम मुझे ले लो, इन बच्चों को जाने दे। पल्लवी ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में कुछ बदला, खून बहना बंद हो गया। बाबा, आप? हाँ बेटी, मैं। तुम मेरे साथ रंग खेलो, हर साल, जब तक चाहो, बस इन्हें जाने दे। पल्लवी ने पीछे मुड़कर देखा। उसके माँ बाप वहां खड़े थे, अंधेरे में। उन्होंने सिर हिलाया। पल्लवी ने फिर बाबा की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, असली आंसू, साफ आंसू। बाबा, आप हमेशा अच्छे थे। आपने ही हमें दफनाया था। आप हर साल यहां आते थे, हमारे लिए फूल चढ़ाते थे। बाबा की आंखें भी नम हो गईं। तुम मेरे गांव की बेटी हो पल्लवी, तुम सब मेरे परिवार थे। पल्लवी ने अपना हाथ बढ़ाया। बाबा ने उसे पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, बर्फ जैसा, लेकिन बाबा ने उसे कसकर पकड़ा। चलो बेटी, रंग खिले। पल्लवी मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान में मासूमियत थी, वही मासूमियत जो कभी उस बच्ची में थी, उस दिन से पहले। बाबा ने पीछे मुड़कर देखा, आदित्य और उसके दोस्तों की तरफ। भागो, उन्होंने कहा, अभी भागो, दरवाजा खुल जाएगा। बाबा, रागिनी रो पड़ी। भागो बेटी, जल्दी। आदित्य ने रागिनी का हाथ पकड़ा। सब दरवाजे की तरफ भागे। इस बार दरवाजा खुल गया, आसानी से, जैसे कभी बंद था ही नहीं। वो बाहर भागे। बाहर अंधेरा था, लेकिन दूर गांव की रोशनियां दिख रही थीं। वो भागते रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन रागिनी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के दरवाजे में बाबा शिवकांत खड़े थे। उनके सामने 3 परछाइयां थीं, एक आदमी, एक औरत, एक बच्ची। सबके हाथों में गुलाल था। बाबा मुस्कुरा रहे थे।
फिर दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। चर चर चर, और फिर सन्नाटा। गांव पहुंचकर वो सब चौपाल पर गिर पड़े। सांस फूल रही थी, दिल धड़क रहा था। बाबा, पूजा फुसफुसाई। बाबा वहां रह गए। आदित्य ने हवेली की तरफ देखा। दूर अंधेरे में वो हवेली अब भी दिख रही थी और उसकी दीवारें चमक रही थीं लाल रोशनी से। गुलाल से सनी दीवारें, ताजा गुलाल, गीला गुलाल, और उन दीवारों पर परछाइयां दिख रही थीं। 4 परछाइयां, 3 छोटी, 1 बड़ी। सब रंग खेल रही थीं, सब हंस रही थीं। आदित्य को लगा जैसे उसकी रूह कांप गई। उसने रागिनी का हाथ पकड़ा। उसके हाथ ठंडे थे। हम बच गए? मनोज ने पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी पूजा चिल्लाई। वो दीवार की तरफ देख रही थी जहां चौपाल की दीवार पर कुछ लिखा था, लाल रंग से, गीले गुलाल से। रागिनी ने पढ़ा, अगली होली पर फिर मिलेंगे। आदित्य की सांस रुक गई। उसने अपने हाथ देखे। उसके हाथों पर गुलाल था, लाल गुलाल, गीला गुलाल, लेकिन उसने किसी को रंग नहीं लगाया था। तो ये गुलाल कहां से आया? बाबा शिवकांत उस दरवाजे के पीछे गायब हो गए। उनके साथ गायब हो गई वो 3 परछाई। दरवाजा बंद हुआ। चर चर चर, फिर सन्नाटा। रागिनी, आदित्य, सूरज, मनोज और पूजा हवेली के बाहर खड़े थे। सांसें तेज चल रही थीं, दिल धड़क रहे थे। हम बच गए? मनोज ने कांपती आवाज में पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। सब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो बाहर हैं, असली दुनिया में, उस हवेली से बाहर। चलो, सूरज ने कहा, यहां से दूर चलते हैं, गांव चलते हैं। वे चल दिए, लेकिन आदित्य नहीं चला। वो वहीं खड़ा रहा, हवेली की तरफ देखता रहा। आदित्य, रागिनी ने पुकारा, चलना। तुम जाओ, आदित्य ने धीमे से कहा, मैं अभी आता हूं। क्या बकवास कर रहा है? सूरज ने कहा, वहां मत जा, पागल हो गया है। नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा, बस यहीं खड़ा हूं। रागिनी उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा। आदित्य, तू कहां पर रहा है? चल, यहां से हटते हैं। आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक सवाल, एक उलझन। रागिनी, उसने कहा, वो बच्ची पल्लवी, उसने मुझे पापा क्यों कहा? रागिनी की सांस रुक गई। क्या मतलब? वो बार बार मुझे पापा बुला रही थी, पहले दिन से, आज भी, पापा पापा। ऐसा क्यों? आदित्य, वो भूत है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो तो बस नहीं। आदित्य ने उसे बीच में रोका। वो समझती है, वो जानती है, वो कुछ जानती है जो हम नहीं जानते। उसने हवेली की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उस डर के नीचे कुछ और भी था, एक जिज्ञासा, एक सच जानने की तड़प। मैं जा रहा हूं, उसने कहा। क्या? रागिनी चीखी, पागल हो गया है? शायद, पर मुझे जाना है। मुझे पता करना है कि वो मुझे पापा क्यों बुलाती है। आदित्य, वो तुझे मार डालेगी। मार डालेगी? आदित्य ने उदास मुस्कान दी। रागिनी, हम पहले ही मर चुके हैं। उस घर में जाकर हमने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अगर सच मरना है तो कम से कम सच तो जान लो कि क्यों। वो हवेली की तरफ बढ़ गया। रागिनी ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसने छुड़ा लिया। रुको यहीं, उसने कहा। अगर मैं वापस ना आऊं तो गांव चले जाना, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। आदित्य, लेकिन वो जा चुका था। अंधेरे में उसकी परछाई हवेली के दरवाजे में समा गई। अंदर अंधेरा था, घना अंधेरा, पहले से भी ज्यादा। आदित्य की टॉर्च की रोशनी भी उस अंधेरे को काट नहीं पा रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। दालान, सीढ़ियां, ऊपर की मंजिल। आवाजें आ रही थीं, हंसी, रोना, चीखें, सब एक साथ, जैसे कोई पागल खाना हो। वो उस कमरे के पास पहुंचा जहां आईना था। दरवाजा खुला था। अंदर से रोशनी आ रही थी, लाल रोशनी। उसने अंदर कदम रखा। आईना अब साफ था, धूल नहीं थी। उसमें एक परिवार दिख रहा था, पिता, माँ, बच्ची। तीनों मुस्कुरा रहे थे। तीनों के हाथों में गुलाल, तीनों लाल कपड़ों में, और आईने के सामने एक बच्ची खड़ी थी, असली बच्ची, पल्लवी। वो मुस्कुराई। पापा, उसने कहा। आप आ गए? आदित्य ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा। कमरे में कोई और नहीं था, सिर्फ वो और पल्लवी। तुम मुझे पापा क्यों बुलाती हो?
उसने पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। पल्लवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। उसके हाथ में गुलाल की थाली थी, उसमें से खून टपक रहा था। आपको याद नहीं? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में उदासी थी। आपको कुछ याद नहीं? क्या याद करूं? पल्लवी ने आईने की तरफ इशारा किया। देखिए, आदित्य ने आईने में देखा। वहां उसका प्रतिबिंब था, लेकिन उसके साथ एक और प्रतिबिंब था, एक आदमी का, उसी उम्र का, उसी कद काठी का, उसी चेहरे का, बिल्कुल आदित्य जैसा। ये कौन है? आदित्य फुसफुसाया। ये आप हैं, पल्लवी ने कहा। आप ही तो हैं। मैं नहीं समझा। पल्लवी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, साफ आंसू। पापा, आप वही हो जिन्होंने मुझे मारा था। आप राकेश हो, मेरे पापा। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आईने में फिर देखा। वो आदमी उसे घूर रहा था। उसकी आंखें, वही आंखें जो वो हर रोज आईने में देखता था। नहीं, वो बुदबुदाया, ये नहीं हो सकता। मैं आदित्य हूं, दिल्ली में पला बढ़ा। मेरे माँ बाप हैं, मेरा अपना परिवार है। वो परिवार असली नहीं है, पल्लवी ने कहा। आपने सब भुला दिया, नया जीवन बना लिया, शहर चले गए, नई शादी कर ली, नए बच्चे पैदा किए। लेकिन असली सच यहाँ है, इसी घर में। आदित्य को लगा जैसे उसका दिमाग घूम रहा है। उसे याद आने लगा बचपन की कुछ तस्वीरें, एक और घर, एक और गांव, एक औरत, एक बच्ची, धुंधला सा सब, जैसे कोई सपना। नहीं नहीं, हाँ पापा, आप राकेश हो, और आज आप वापस आ गए हमारे पास, हमेशा के लिए। आदित्य दीवार के सहारे गिर पड़ा। दीवार गीली थी। उसने हाथ देखा, लाल, खून, गुलाल, सब कुछ एक साथ। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, हंसी, रोना, चीखें, और उन सब के बीच एक औरत की आवाज, सुधा की। राकेश, वापस आ गए। एक और परछाई आई, औरत की, लाल साड़ी में, गले पर गहरा जख्म, खून बह रहा था, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मेरे पति, मेरे हत्यारे, आखिरकार वापस आ ही गए। आदित्य चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो फर्श पर गिर गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा है। पल्लवी उसके पास आई। वो नीचे झुकी। उसने आदित्य के गाल पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उस स्पर्श में एक अजीब सी ममता थी। पापा, उसने धीमे से कहा, अब भागोगे नहीं, अब हमेशा साथ रहोगे। होली खेलेंगे, रोज, हर रोज। आदित्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे सब याद आ गया, वो रात, वो चाकू, वो चीखें, सुधा का खून से लथपथ चेहरा, पल्लवी की आंखें जो उसे माफी की भीख मांग रही थीं, और उसका अपना हाथ जो चाकू पकड़े हुए था। मैंने ये सब किया, वो बुदबुदाया। हाँ पापा, आपने ही किया। आदित्य जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा जैसे उसका दिल टूट रहा है, जैसे उसकी आत्मा चीख रही है। मुझे माफ कर दो, वो चिल्लाया। मुझे माफ कर दो। पल्लवी ने उसे गले लगा लिया। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन उसकी गोद में एक अजीब सी शांति थी। माफ कर दिया पापा, उसने कहा। बहुत पहले ही माफ कर दिया था। अब बस साथ रहो, हमेशा। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे वो गिर रहा है, बहुत गहरे, बहुत अंधेरे में। लेकिन उस अंधेरे में 3 रोशनियां थीं, पल्लवी, सुधा और राकेश की परछाई, जो अब उसके सामने खड़ी थी, उसी की तरह। राकेश ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आदित्य ने वो हाथ पकड़ लिया, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह हुई, सूरज निकला। गांव में होली का तीसरा दिन था, लेकिन किसी के मन में उत्साह नहीं था। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा थे। सबकी निगाहें हवेली की तरफ थीं। रागिनी, सूरज, मनोज और पूजा हवेली के बाहर खड़े थे। रात भर वे वहीं खड़े रहे थे। आदित्य के बाहर आने का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आया। कितनी देर और मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो हवेली की दीवारों को देख रही थी। वो दीवारें लाल थीं, ताज़ा लाल गुलाल से सनी, गीली, चमकती हुई। गांव वाले धीरे धीरे पास आने लगे। सरपंच, दुकानदार, किसान, औरतें, बच्चे सब आ गए। सब हवेली को देख रहे थे। सब चुप थे। आदित्य कहाँ है? किसी ने पूछा। रागिनी ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें दीवारों पर टिकी थीं। उन पर कुछ लिखा था, लाल गुलाल से, गीले गुलाल से। बेटी, आदित्य कहाँ है? सरपंच ने फिर पूछा। रागिनी ने मुड़कर उनकी तरफ देखा।
उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। वो बस खाली थी, खोखली। वो अंदर है, उसने धीमे से कहा। अंदर? कैसे अंदर? दरवाजा तो बंद था। वो अंदर है, रागिनी ने दोहराया। और अब वो कभी बाहर नहीं आएगा। गांव वाले हैरान थे, कुछ डरे हुए थे, कुछ को गुस्सा आ रहा था, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी हवेली के अंदर से एक आवाज आई, हंसी, एक छोटी बच्ची की हंसी। सब चौंक गए। वो हंसी साफ थी, मासूम थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिससे रूह कांप जाए। और फिर उस हंसी के साथ एक और आवाज, एक आदमी की हंसी, गहरी, भारी। रागिनी ने दीवार की तरफ देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवार पर परछाई थी, 2 परछाई, एक बड़ी, एक छोटी। वे साथ में रंग खेल रही थीं, हाथ में गुलाल लिए, एक दूसरे पर डाल रही थीं, हंस रही थीं। बड़ी परछाई आदित्य की थी। रागिनी के घुटने कमजोर पड़ गए। वो नीचे गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य, वो फुसफुसाई। दीवार पर परछाई और साफ हो गईं। आदित्य वहां था। उसने पल्लवी को गोद में उठा रखा था। दोनों मुस्कुरा रही थे। दोनों के हाथों में गुलाल था। दोनों लाल कपड़ों में थे। और उनके पीछे 2 और परछाई थीं, राकेश और सुधा। चारों साथ में रंग खेल रहे थे, एक परिवार की तरह। पूरा गांव देखता रह गया। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। हवा थम गई थी। पक्षी चुप थे। सिर्फ वो हंसी गूंज रही थी, बच्ची की हंसी, और उसके साथ आदित्य की हंसी। रागिनी उठी। वो धीरे धीरे दीवार के पास गई। उसने उस पर हाथ रखा। दीवार गीली थी, गुलाल से सनी। उसने अपना हाथ देखा, लाल हो गया। आदित्य, उसने फिर पुकारा, तू वहां है? दीवार से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हंसी आ रही थी। लेकिन उस हंसी में रागिनी ने कुछ और सुना। एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हुई। रागिनी, मुझे माफ कर देना, और हाँ, खुश रहना। मैं ठीक हूं, अब सच में ठीक हूं। रागिनी की आंखों से आंसू बहते रहे। वो दीवार के सहारे खड़ी रही, देर तक, बहुत देर तक। गांव वाले धीरे धीरे वहां से हट गए। सरपंच ने किसी को अंदर जाने से मना कर दिया। ये घर अब किसी के लिए नहीं है, उन्होंने कहा। ये उनका है, हमेशा के लिए। सूरज, मनोज और पूजा भी चले गए, बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए। सिर्फ रागिनी वहीं खड़ी रही। शाम ढलने लगी, सूरज डूबा, अंधेरा छाने लगा, और उस अंधेरे में हवेली की दीवारें चमकने लगीं, लाल रोशनी से, गुलाल से सनी दीवारें। रागिनी ने आखिरी बार उस दीवार की तरफ देखा। वहां अब भी परछाई थीं, 4 परछाई, साथ में रंग खेलती हुई, एक परिवार, एक साथ, हमेशा के लिए। वो मुड़ी और गांव की तरफ चल दी। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। आदित्य ठीक था, वो जहां भी था ठीक था, शायद पहली बार सच में ठीक था। रास्ते भर वो चलती रही, पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे पता था वो दीवार अब भी वहां है, गुलाल से सनी। उस पर लिखा है, एक परिवार की कहानी, एक पाप की कहानी, एक माफी की कहानी। और उस दीवार पर हर होली की रात 4 परछाई रंग खेलेंगी, साथ में, हमेशा के लिए। अगली सुबह रागिनी ने अपना बैग उठाया। वो गांव छोड़कर जा रही थी, वापस शहर, वापस अपनी जिंदगी में। लेकिन जाते जाते वो एक बार फिर हवेली के पास से गुजरी। दीवारें अब सूखी थीं, गुलाल अब नहीं था, बस पुरानी टूटी दीवारें। लेकिन एक दीवार पर कुछ लिखा था। रागिनी ने पढ़ा, अगली होली पर फिर मिलेंगे रागिनी, तब तक के लिए याद रखना, ये दीवारें बोलती हैं। रागिनी मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराई। याद रखूंगी आदित्य, हमेशा याद रखूंगी। वो चल दी, पीछे छूट गई वो हवेली, वो दीवारें, वो गुलाल, लेकिन उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई थीं गुलाल से सनी दीवारें। तो ये थी उस हवेली की कहानी, उन गुलाल से सनी दीवारों की कहानी। आज भी जब भी होली आती है, गांव वाले उस हवेली की तरफ नहीं देखते, लेकिन दूर से अंधेरे में वे दीवारें चमकती हैं लाल रोशनी से। और अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो हवा में गूंजती है एक बच्ची की हंसी, और उसके साथ एक पिता की हंसी। मैं रागिनी से अक्सर मिलता हूं। वो अब शहर में रहती है, लेकिन हर होली पर वो उस हवेली के पास जाती है, बस खड़ी रहती है देर तक। उसने मुझे बताया, वहां अब कोई डर नहीं है, बस एक परिवार है, एक साथ, हमेशा के लिए। और हर बार जाते हुए वो दीवार पर एक लकीर खींचती है, लाल गुलाल से।
उन दीवारों पर जो बोलती हैं, जो सब कुछ याद रखती हैं। धन्यवाद।